दोस्तों, अपने आसपास लोगों से क्वेश्चन करना आईएएस क्यों बनना है। लोग आपको आंसर देंगे देश सेवा करनी है या फिर समाज में कुछ आमूल चूल परिवर्तन लेके आना है, हम सिस्टम बदल देंगे बिल्कुल। लेकिन ये जो तीन पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, पहले वाली तीन, ये नॉर्म क्यों है? वाई नॉट दिस वन? ईमानदारी एक नॉर्म क्यों नहीं है? ईमानदार लोग जो हैं हर साल ऑन एन एवरेज 2 ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं? 34 ईयर्स 66 ट्रांसफर्स। ज़्यादातर लोग ये ज़िंदगी नहीं चाहते हैं। पीपल आर ड्रीमिंग फॉर दिस। क्या रियलिटी है इस एग्ज़ाम की? क्या रिस्क एसोसिएटेड है? कितने अटेम्प्ट्स चाहिए? यूपीएससी का खुद का क्या इसमें कहना है? रिवॉर्ड्स क्या हैं वो सब आप जानते हो। रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस पे बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कितना पैसा आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट। देन उनका क्या जो कभी सक्सेसफुली नहीं हुए। देन फाइनली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कि इस रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करोगे अगर आप फेल हो गए या फिर सक्सेसफुल भी हो गए तो भी। तो स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस स्क्रीन पे आने से पहले मैं रिवॉर्ड्स की बात करना चाहूँगा। यूपीएससी से रिलेटेड रिवॉर्ड्स क्या हैं। जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो जो इससे रिलेटेड और एग्जाम्स हैं ना, सीडीएस सीएपीएफ, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी में जो टॉप 3-4 पोस्ट है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, स्पेशली आईएएस। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँ, 2000 करोड़ का 1% कितना होता है? 2000 सीआर का 1% 20 सीआर। चलो 2000 छोड़ो, 200 करोड़ का 1% कितना होता है? इट इज़ 2 सीआर। आई एम टेलिंग ओनली 1%। कभी आपने ये सोचा है कि 30 की एज में आपके पास ये अमाउंट ऑफ मनी 20 करोड़ या 20 छोड़ो 2 करोड़ ही आ जाए? वो भी सिर्फ इसलिए कि कभी आपने एक टाइम पे मेहनत करके कोई सा एक एग्ज़ाम निकाल लिया था। तो उस कोई से एक एग्ज़ाम की वैल्यू क्या होगी? कोई से एग्ज़ाम की वैल्यू क्या होगी? उसका रौला रुतबा क्या होगा? आप सपोज आईएएस बन जाते हो 26 की एज में, एक आइडियल एज है। 28 की एज तक 2 साल ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी। 30 के आसपास तक आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कीम मैनेज करने की कुछ ना कुछ पार्ट्स तो आ ही जाएंगी कि अगर आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो तो ये 1% बहुत ईजी है। ये जो आपके स्क्रीन पे ऑफिसर्स थे ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है रिसेंटली सिलेक्टेड लोग हैं, ये बहुत पुराने टाइम के सिलेक्टेड नहीं है, राइट। बस इसी सिस्टम का पार्ट बनना ही रियल यूपीएससी ड्रीम है, ठीक है, जिसमें पावर आती है, स्टेटस आता है। सैलरी ग्रोथ लीनियर नहीं चाहिए लोगों को पावर चाहिए, पहली चीज़ स्टेटस चाहिए, तीसरा नॉन वाइट मनी चाहिए, चौथा नेटवर्किंग चाहिए। नेटवर्किंग इन सब चीज़ों से मिलके बनती है नेटवर्थ, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे काम आती है। और ये 30 की एज वाला जो मैंने डेटा बताया, ये तो बस शुरुआत है। आप सिस्टम के लिए बच्चे हो इस टाइम पे। प्रूव योर सेल्फ, बिकम सिस्टम्स फेवरेट। आपको डेपुटेशन मिल जाएंगे, पॉलिसी मेकिंग के नाम पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ग्लोबल डेपुटेशन मिल जाएंगे। बस आपको ऑनेस्ट नहीं बनना है मिस्टर अशोक खेमका की तरह। तो दिस इज़ रियल यूपीएससी ड्रीम। देश सेवा तो फिर मेरी 12th पास मदर भी 30 साल से कर रही हैं। उन सब आईएएस और एसडीएम से ज़्यादा कर रही हैं जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तहसील में या सिटी में पोस्टेड है। तो यूपीएससी ड्रीम इज़ नॉट फॉर सैलरी, दिस इज़ लीनियर। कितना ही कमा लोगे सैलरी में, मतलब 80,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, कटपिट के 50, 55, 60,000, 56 के आप मान के चलो 7th पे कमीशन में आ रहा है। उससे 2.8 लाख अगर आप 7th पे कमीशन की बात करो और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हो, ये भी तब होगा जब आपके फास्ट प्रमोशन है, आप सिस्टम के फेवरेट बने हुए हो, तब भी ये होगा। लोगों को ये लीनियर ग्रोथ नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए नॉन लीनियर ग्रोथ, जो मैंने बात की, पावर, स्टेटस एंड नॉन वाइट मनी। सो दिस वॉज रिवॉर्ड। नाउ लेट अस एनालाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क क्या है और ये रेशियो क्या है? उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की खुद की एनुअल रिपोर्ट्स की। यूपीएससी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का डेटा जो देता है उसमें बताता है ये लगभग 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कितने साल में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जिसमें आपकी कास्ट क्या है, कास्ट बेसिकली कैटेगरी, क्लास, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जेंडर मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर्स का तो कोई आइडिया नहीं है कि सिलेक्ट हो भी रहे हैं नहीं, कम्युनिटी गाइडेंस एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये फैक्टर्स हैं। यूपीएससी खुद कहता है कि अगर आप मेल कैटेगरी में हो, जनरल हो, तो 3.45 आप 3.5 मान लो, 3.5 अटेम्प्ट, 3.5 साल, 3.5 अटेम्प्ट अगर आप दे दोगे, मीन्स 4.5 ईयर्स मिनिमम अगर आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, 3.5 अटेम्प्ट आप दे रहे हो, तो 1 साल आपने पहले भी दिया होगा और अगले अटेम्प्ट में 1 ईयर और चाहिए। एक्चुअल में 5.5 ईयर्स, क्योंकि रिजल्ट अगले प्री के जस्ट पहले आता है, तो आपकी प्रिपरेशन तो कंटिन्यूड है ना। बट फिर भी मैं ये 3.5 अटेम्प्ट्स ही मान रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं 3.5 अटेम्प्ट, इट मीन्स जनरल जो प्रिपरेशन टाइम है 5.5 ईयर्स है, जब आप इस प्रिपरेशन साइकिल में एक्टिवली रह रहे हो।
ओबीसी के लिए टाइम 4.2 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 4.8 ईयर्स है। फीमेल बढ़िया कर रही हैं, उसके लिए तालियां आप बजा सकते हो। 0.6 अटेम्प्ट्स कम चाहिए लगभग हर कैटेगरी में, यही खास बात है, कुछ तो होगा ही ऐसा, राइट। देन हिंदी मीडियम जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वही है, लगभग 1 अटेम्प्ट ज़्यादा लगता है। तो ये यूपीएससी खुद कह देता है, राइट। इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो आउटलायर्स हैं, ये जो कर्व है, इसमें जो पॉजिटिव साइड है जिन्हें थोड़ा कम टाइम लगता है, उसमें कम्युनिटी गाइडेंस का रोल आता है। इसमें जैन और मीना, इन 2 कम्युनिटीज़ का जो सपोर्ट है वो कमांडेबल है। देयर आर ह्यूज सिलेक्शंस, आप लिस्ट देखो, और ये आप अपनी कम्युनिटी में कर सकते हो। जब 2 कम्युनिटीज़ में ये चीज़ हो सकती है, आपकी में भी हो सकती है, राइट। मोस्टली इंडिया में लोगों को पीछे खींचने की आदत है दूसरों को, कम्युनिटी सपोर्ट तो छोड़ो, लोग अपना एक बार निकल लिए उसके बाद किसी को ध्यान नहीं आता। डिस्पाइट कि इंडिया एक कास्ट ड्रिवन और कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी है, उसके बाद भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें हिंदी मीडियम वाले सफ़र करते हैं, एंड जो रियल ईडब्ल्यूएस हैं, रियल मतलब नॉट सर्टिफिकेट वाले, जो रियल में ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो भी बॉटम लायर्स हैं। तो आउट लायर्स और बॉटम लायर्स में आप ये डिफरेंस समझो। कम्युनिटी और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कितना अमाउंट लग जाता है इस प्रिपरेशन में? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की टर्म में बात कर रहा हूँ। ये जो कॉस्ट है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे वेरी कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूलिंग, कितनी बढ़िया स्कूल से आप पढ़े हो, प्रिपेयर्डनेस आपकी एग्जाम साइकिल में एंटर करने से पहले क्या है, प्रीवियस जनरेशन का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर या फिर आपको बढ़िया शिक्षा देने पर क्या रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लोगों की अलग एक जर्नी है, रिच और पुअर स्टूडेंट्स की एक टोटली डिफरेंट जर्नी देखने को मिलेगी, चाहे वो टाइम की बात करो या मनी की बात करो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, जैसे कि फोमो, अगर आपको फोमो है चीज़ों के लिए तो फिर यू विल एंड अप परचेजिंग न्यू कोर्सेज, न्यू बुक्स, न्यू टेस्ट सीरीज। तो जो ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट पर ईयर इनटू टोटल अटेम्प्ट्स, हम कह रहे हैं 3.44 अटेम्प्ट चाहिए, 3.5 3.5 अटेम्प्ट चाहिए इन जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। उसमें 1 साल अटेम्प्ट से पहले का और 1 साल रिजल्ट का वेट करने में, ठीक है। मैं सिर्फ इसी की अगर बात करूं तो अगर आप गरीब हो तो 1.5 लाख से 2 लाख तक पर ईयर खर्चा आएगा, और अमीर हो तो 5-6-8 लाख रुपए तक भी आएगा। अब यार एक जो गरीब पर्सन है वो 5,000 रुपये के शेयर्ड पीजी में भी रह लेगा, और जो पैसा खर्च कर सकता है वो 20 से 25,000 30,000 रुपये ओल्ड राजेंद्र नगर में खर्च करने को रेडी भी है, राइट। तो ये डिफरेंसेस है। अब कॉस्ट क्या है, बेसिकली कॉस्ट को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जिसे आप एकेडमिक कॉस्ट कहोगे, एक वो है सर्वाइवल कॉस्ट, एक वो है मिसलेनियस। एकेडमिक कॉस्ट बेसिकली ये आएगी, इट विल बी डिसाइडेड कि आप सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग करते हो। बेसिकली इट इज़ फीस फॉर लेक्चर्स एंड वीडियोस। दूसरा कंटेंट और बुक, बेसिकली फी फॉर कंटेंट। तीसरा टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स जीएस से ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज में ज्वाइन की जाती हैं। देन एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से मस्ट हैव है, होना चाहिए, प्रिंटर, दैट इज़ लेज़र जेट। इंकजेट मत ले लेना। मेरी एडवाइस क्या है अगर आपको एकेडमिक कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है तो? सबसे पहले ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन अपनी स्टडी पैटर्न की कंपेटिबिलिटी चेक करो। इसको वन टाइम कॉस्ट ही रखो आइडियली, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए, या जब भी आप मान लो ऑप्शनल की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस एक बार होनी चाहिए। इट कुड बी फ्रॉम 50,000 टू 4 लाख, डिपेंड करता है आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, सस्ती महंगी कैसी कोचिंग से कर रहे हो, ठीक है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो मैंने बात की थी कि अगर आपको फोमो है, राइट, अगर फोमो है तो यू विल एंड अप परचेजिंग न्यू कोर्सेज, न्यू बुक्स वगैरह वगैरह। तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आइडियली इट शुड बी 0। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली, 1 साल तैयारी करके आप घर वापस चले गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, राइट। अदरवाइज ये कॉस्ट बढ़ती रहेगी। सर्वाइवल कॉस्ट बेसिकली रिकरिंग कॉस्ट, इसमें क्या आता है, रहना खाना, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, टी, चाय का खर्चा भी आ सकता है। तो ये भी अगर आप जोड़ोगे तो 1 लाख पर ईयर से लेके 4 लाख पर ईयर तक आ सकता है, ठीक है। 8-10 हज़ार रुपये महीने से लेके कितना भी कर लो। तो ये जो सर्वाइवल कॉस्ट है बेसिकली ये हर साल सेम रहने वाली है। और मिसलेनियस क्या है, जो वन टाइम भी हो सकती है, रिकरिंग भी हो सकती है, जिसमें आपका लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, मेडिकल का खर्चा, जिम का खर्चा। एंड दिस इज़ ओनली द बेसिक कॉस्ट। ये जो खर्चा है बेसिक कॉस्ट है, राइट। जो आप गरीब के लिए कह रहे हो 5-6 लाख रुपए, 5 to 6 लाख रुपीज़, एंड अमीर के लिए जो आपका लगभग 25 से 30 लाख रुपीज़ जा रहा है, हो सकता है ये फिर भी दे दें। गरीब के लिए 6 लाख मतलब समझो 1-1 लाख रुपए लोग लोन पे लेके आ रहे हैं,
ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सीड फंडिंग। आपने एक आइडिया दिया लोगों को कि मुझ में इन्वेस्ट करो, मैं एक दिन सक्सेसफुल होकर बहुत बढ़िया रिजल्ट दूंगा। तो सीड फंडिंग स्टेज पे जिस तरह से बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, सेम वे में बहुत सारे लोग यूपीएससी में फेल हो जाते हैं। ये बेसिक कॉस्ट है। एंड अगर आपको नहीं पता तो ओन कैपिटल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल इन द वर्ल्ड। बट ये उनका डेटा है जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो निकल जा रहे हैं। आपने कितना भी पैसा लगाया, मान लो आप 5 लाख रुपए लगा के इन्वेस्ट करके आईएएस बन जाते हो, देन इट इज़ गुड। 25 लगा के बन जाते हो तो भी बढ़िया है, ठीक है। उनका क्या, जो अनसक्सेसफुल रह गए उनके बारे में तो आप कहोगे कि जो भी सीड कैपिटल है टोटल जीरो हो गए, गुमनाम रह जाते हैं। ना कोई यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट्स उनकी बात करती है, कोई मूवी नहीं बनती, कोई बायोपिक या वेब सीरीज़ नहीं बनती, कोई मीडिया कवरेज नहीं आएगी, कोई टॉपर स्टॉक नहीं आएगी, ये सब कुछ नहीं आएगा। मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है यूट्यूब पे, फेलियर स्टॉक करके। ये देखना आपको कैसे यूपीएससी फेल हो सकते हैं एक मेहनती से मेहनती पर्सन भी, ड्यू टू वेरी स्लाइट मिस गाइडेंस। थोड़ी सी चीज़ें इधर की उधर हुई और आप बाहर, राइट। तो इस केस में एवरेज अटेम्प्ट तो इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इस साइकिल में तब तक फंसे रहोगे, बहुत हाई चांसेस हैं जब तक आपकी एज पूरी ना हो जाए या फिर अटेम्प्ट्स खत्म ना हो जाए। बहुत कम लोगों में ये हिम्मत है कि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद क्विट कर पाएँ, ये लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर उनका क्या, जो पार्शल सक्सेस जिन्हें मिल गई, कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उसमें एक प्री हो सकता है, मैनी प्रीलिम्स, ऑल प्रीलिम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस क्वालिफाई, एक मेंस क्वालिफाई कर लो, सारे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बस यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, हाउ आई क्वालिफाइड 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स, हाउ आई क्वालिफाइड 3 आउट ऑफ 3 प्रीलिम्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब यूपीएससी की जर्नी खत्म हो जाती है, आफ्टर फेल्ड यूपीएससी जर्नी, आपका टाइम गया, एवरेज एज जो है ना यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद 28-29 ईयर्स है। मनी आपकी सारी ख़त्म हो चुकी है, लोन में आप हो, आपके ऊपर जो लोगों ने सीड कैपिटल लगाई थी वो सब ज़ीरो, ट्रस्ट ज़ीरो, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। आपके साथ के लोग कहीं ना कुछ जॉब्स कर रहे हैं, वो पर ईयर सपोज आप 1.5 लाख पर मंथ भी, पर ईयर भी अगर गंवा रहे हो, गरीब हो और अमीर हो 5 से 6 लाख पर ईयर भी गंवा रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो तो इतना तो कमाते। जो बंदा आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है वो 1.5 प्लस में है, आप 1.5 माइनस में हो, तो गैप क्या 3 लाख पर ईयर का हो गया। अब पुअर स्टेज में बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ 1 लाख भी लोन पे लेके आना पड़ता है। आप 29 के हो चुके हो, स्किल्स आपके पास इतनी नहीं है कि बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी आपको 50-60 हज़ार 70 हज़ार की। कंटेंट डेवलपमेंट का जो मार्केट है ना, 10,000 और 15,000 में लोग नौकरी करते हैं, राइट। तो यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट देने के बाद तो अगर स्किल्स नहीं है तो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। 29 की एज में माँ बाप का पैसा लिया है, जॉबलेस, मोटिवेशनलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट गॉन। और आपको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के बेस पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, तो ट्राई करके देख लो। आई होप कि आपको आइडिया लग जाए। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, एक जो एक्सपेंडिचर हमने बात की लास्ट स्लाइड में, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों नेट इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सॉल्यूशन इसके क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यूपीएससी की तरह इसलिए तो करो ही मत कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, नो नॉट एट ऑल, ये आपको ड्रेन करके रख देगी। अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि इस कुएं में कूदना है, तो अपनी साइकिल को 3 फेज़ में ब्रेक करो। एक टॉर्टोइस फेज़ जो कि प्री कॉम्पिटिशन साइकिल है, एक रैबिट फेज़, दूसरा कॉम्पिटिशन साइकिल जब आप आ जाते हो प्री कॉम्पिटिशन से कॉम्पिटिशन साइकिल, फिर आता है रिजोनेशन फेज़ अगर आप फेल हुए तो। इनका मैं बेसिक बता देता हूँ, मैं इनको क्यों टॉर्टोइस और रैबिट फेज़ कहता हूँ। रैबिट फेज़ वो है, मान लो आपको प्रीलिम्स देना है 2028 में, तो आप 2027 से 1 ईयर के एक्टिव प्रिपरेशन जोन में रहोगे, राइट। इससे पहले आपको यूपीएससी देना, आपको नहीं पता 6 महीने 8 महीने 6 साल 10 साल कितने साल से आप ड्रीम कर रहे हो कि मैं एक दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा। इस टाइम पे आप गाइडेंस के चक्कर में पड़े हो, बुक्स लक्ष्मीकांत खरीद के रख रहे हो, राइट। एक्चुअल में आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक। तो टॉर्टोइस फेज़ क्या है, जब तक आप रियल में डिसीजन नहीं ले लेते कि मुझे अब यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा उस दिन आप डिसाइड करोगे अब मुझे देना एग्ज़ाम। और रिजोनेशन फेज, मान लो आपने एक अटेम्प्ट दिया, फिर दूसरा दिया, अब फेल हो गए, नाउ व्हाट, क्या करना चाहिए। तो इसकी प्री एंड पोस्ट एग्जाम साइकिल क्या होनी चाहिए। जब तक आप एक्टिव एग्जाम फेज में नहीं हो, टॉर्टोइस फेज, उस टाइम पे मैं आपको यही कहूँगा धीरे धीरे चलो। पहली चीज़, सेव मनी, रिड्यूस एक्सपेंसेस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप सेव कर पाओ वो काम आएगा। जॉब करो, अर्न करो, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करो।
जो भी यूट्यूब पे फ्री मटेरियल्स या वीडियोस अवेलेबल हैं उससे एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए ही सही कंप्लीट कर लो। हो सकता है इसमें ही आपको समझ में आ जाए कि आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो। बहुत लोग लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही बस उन्हें समझ आ जाता है कि हो गया हमारा यूपीएससी। ऑल्सो डू नॉट सिंग एवरीवेयर कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो डोंट डू दिस। एक्सपेंसिव कोचिंग्स अवॉइड करो, ट्राई करो, फ्री प्रिपरेशन होनी चाहिए। इस टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है। जब तक आप डिसाइडेड ही नहीं हो क्यों पैसा खर्च करना। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब सिनॉप्सिसाइज पे हम पेड कोर्सेज लेके आते हैं। तो ये एक ऑनेस्ट एडवाइस है। आई डोंट थिंक इससे ऑनेस्टली मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। इस फेज़ में कोई कोर्स आपको नहीं ज्वाइन करने चाहिए, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। बट द डे जिस दिन आप रैबिट फेज़ में हो, यू हैव टू डेडिकेट 1 to 2 अटेम्प्ट्स विद फुल ऑनेस्टी। 1 से 2 अटेम्प्ट दो। आई टेल की मैक्सिमम 2 आप दे सकते हो। एंड जब आप अपनी जॉब छोड़ो, इस फेज़ में आपका जॉब होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो फिर पेरेंट्स के पैसों पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेल प्रिपेयर्ड जाओ। बेसिकली जो मैंने कहा ना कि अर्न वाइल प्रिपेयरिंग, इस प्रिपरेशन में जो 3 से 4 प्री के सब्जेक्ट जब आप कंप्लीट कर लो तभी इस फेज़ में एंटर करो, राइट। यहाँ भी आपको गाना नहीं गाना है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में लगा हुआ हूँ। यू हैव टू हाइड इट फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो, राइट। आपको बताना नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के बैठने वाला हूँ, पेरेंट्स हंगामा कर देंगे ये मान के चलो, ठीक है। एंड जो रिसोर्सेज है ना वो आपको वाइजली यूज़ करने हैं। यू कैन यूज़ एआई, यू कैन यूज़ गूगल सर, सब कुछ है अवेलेबल, बट अगेन टाइम लगता है। एआई आपके लिए, एआई कोचिंग्स के लिए भी है, तो कोचिंग वाले भी वो काम कर सकते हैं, आप भी वो काम कर सकते हो, आपको बगल वाला भी कर सकता है। यू हैव टू परचेज टाइम। एआई में ऑथेंटिसिटी का इशू आएगा, इंटरनेट में टाइम लगेगा। अगर किसी पर्सन ने आपको कोई चीज़ कंपाइल करके दे दी है, आपको लगता है कि ये ठीक है, तो फिर अपना टाइम बचाओ। रिमेंबर वन लेसन, अगर आप 2 लाख रुपए दे के भी अपना टाइम सेव कर सकते हो देन इट इज़ वर्थ इट। अगर आप 1000 रुपये दे के भी अपना टाइम सेव नहीं कर सकते तो ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करना भी कूड़ा है। तो ये ध्यान रखो, कौन आपका मनी और टाइम सेव कर सकता है। टाइम इज़ प्रेशियस, मनी फिर भी आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा। और अगर आप 2 अटेम्प्ट फेल हो गए देन व्हाट, डायरेक्टली स्विच टू प्लान बी ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। रिजर्वेशन फेज में चले जाओ। प्लान बी का मतलब दूसरी जॉब नहीं है। प्लान बी मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने 2 अटेम्प्ट्स दे लिए, आपको मार्कशीट पता होगी, आपको गैप पता है कट ऑफ से क्या गैप है। सपोज प्रीलिम्स में कट ऑफ 100 नंबर है और आप 70 पे अटके हो 2 अटेम्प्ट में, तीसरा अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सपोज प्रीलिम्स आपका 100 नंबर कट ऑफ है और आप 110 निकाल रहे हो, दो बार मेंस दे रहे हो, बट मेंस में आप 30 नंबर से फेल हो रहे हो, तो बार बार मेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। जो ये वीडियो है ना, एक बार देख जाना मेरे कहने पे। इसमें यही बताया कि अगर मैंने ब्रेक ले लिया होता 3 प्रीलिम्स में लगातार प्री ना दे के एक बार भी कभी, तो मेंस इंप्रूव करने का टाइम मिल जाता, राइट। तो यू हैव टू टेक ब्रेक और उस टाइम में आप वापस मनी अर्न करो, गो बैक टू जॉब। एंड उसके साथ में जो आपकी कमियां रह गई हैं, देखो कहाँ पे, उन कमियों को दूर करो। आप ये देखो क्या आपको वापस इस एग्ज़ाम फेज में आना है, तो उस हिसाब से प्लान करो। अदरवाइज लाइफ में दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाओ। इन बोथ द केसेस प्लान द पर्सनल। इसका मतलब क्या है, इस टाइम तक आपके पास प्रेशर आएगा शादी करने का, तो यू हैव टू फाइंड अ लाइक माइंडेड पार्टनर। अगर आप फीमेल हो तो आपको ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे आफ्टर मैरिज और नॉट। डू नॉट डिपेंड ऑन लोन, फ्रेंड्स, फैमिली। डोंट बी अनसक्सेसफुल व्हेन यू आर 25+। अनसक्सेसफुल बोला मैंने, डोंट बी अनसक्सेसफुल व्हेन यू आर 25+। यूपीएससी में सक्सेस और फेल इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। दुनिया में ना सिर्फ यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, पर्सनल प्लान करो प्लस क्विट इफ़ यू कांट डू इट इन टाइम, इफ़ यू कांट डू इट प्रॉपरली। आपको लगता है कि कर सकते हैं, बहुत साल लग जाएंगे, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्विट द एग्ज़ाम। मैं यही कहूँगा, अपने ईयर्स बचाओ, टाइम बचाओ। डोंट बी अनसक्सेसफुल इन द लाइफ, especially when you are 25+. So that was my time. So my name is Krishna and this was Synopsis IAS YouTube channel. Thank you.